हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच के क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास में हमने वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी की थी, उनमें से जो हमारे सीटेट में पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसका ऑप्शन ए है जेबी वाटसन, लिव वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। इसमें क्या पूछा गया है कि बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को, मतलब इसमें बताना है कि इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को है जो वो स्वीकार किया है। तो देखो, आपको पता है जीन पियाजे ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि सामाजिक शिक्षण है जो वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा। और उसके अलावा को पता है सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के महत्व को किसने स्वीकार किया था? लेव वाइगॉट्स्की ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उसके अलावा जो जेबी वाटसन है, उन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके अलावा जीन पियाजे है जो उन्होंने दिया था, आपको पता ही है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और कोलबर्ग है जो उन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की वार्ता को वाइगॉट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? मतलब जिग्सो है, एक लड़की है, वो पहेली को सॉल्व करते समय खुद से बातें करती है, ठीक है। तो इसको लिव वाइगॉट्स्की जो उन्होंने क्या कहा है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन सेकंड जोर से बोलना, ऑप्शन थर्ड पहाड़ी ढांचा, ऑप्शन फोर्थ आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं हो सकता उसको क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए पहाड़ी ढांचा, आपको पता है नहीं, इसको क्या कहते हैं? स्केफोल्डिंग। अब हमें पता है स्केफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प होती है बच्चे को सीखने में जो दी जाती है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए जो हेल्प दी जाती है वो होती है स्केफोल्डिंग, हमने पढ़ा था। जोर से बोलना, ये भी नहीं, ये भी कोई वो नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब इनमें से, इन दोनों में से व्यक्तिगत वार्ता और आत्म केंद्रित वार्ता में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए, जब बच्चा खुद से बातें करता है ना, तो उसको एक तो वाइगॉट्स्की ने परिभाषित किया है अपने वर्ड में, और एक जीन पियाजे ने। तो आपको याद रखना है, अगर वाइगॉट्स्की के उसमें पूछे तो वो व्यक्तिगत वार्ता होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन होता तो यहाँ पे, और वाइगॉट्स्की के जगह वो यहाँ पे अगर पियाजे दे देता, ठीक है, तो पियाजे दे देता, तो इसका ऑप्शन है जो इसका आंसर चेंज हो गया, आत्म केंद्रित वार्ता हो जाता। जब बच्चा खुद से बातें करता है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए वो सब, तो जो पियाजे है उसने तो उसे आत्म केंद्रित वार्ता कहा है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने उसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया हुआ है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, ये हमने पढ़ा था, ढांचा या पाड़ होता है इसे, ठीक है, इसे कहते हैं ना इंग्लिश में स्केफोल्डिंग। हमने यही पढ़ा था कि बच्चों को कुछ वक्त के हेल्प दी जाती है, जैसे कि किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, तो कुछ वक्त के लिए उसे बताएंगे कि ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ी सी उसे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में वो खुद चलाना सीख जाएगा साइकिल, ठीक है। या फिर किसी बच्चे को कोई और काम नहीं आता है, तो उसमें पेरेंट्स या टीचर वगैरह उसको हेल्प देंगे, और फिर कुछ वक्त बाद बच्चा खुद से ही चीजें सीख जाएगा। तो वो जो टेम्परेरी हेल्प होती है कुछ वक्त के लिए, उसी को कहते हैं स्केफोल्डिंग, ठीक है। इसका आंसर ही होगा। इसके अलावा मॉडलिंग है जो, वो क्या होता है? मॉडलिंग होता है अनुकरण करके सीखना, मतलब देख के सीखना, ठीक है, फॉलो करके सीखना, ये सब चीजें। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा पहाड़ी ढांचा स्केफोल्डिंग, ये हमने किया था, और ये सीटेट
2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके रूप में किसे माना जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ये तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कोलबर्ग ने। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के एक सहयोग का समर्थन किया है। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हमने जब वो थ्योरी देखी थी। उसके बाद यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे जो नैतिक तर्क जो हमने पढ़ा था ना, मोरल रीजनिंग हमने पढ़ा था ना कि है ना, एक इंसान है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी डिसीजन लेगा उसके पीछे एक नैतिक तर्क देगा, एक रीजनिंग देगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे कि वो जो हमने एग्जांपल देखा था हाइंस डिलेमा का, उसमें क्या था, उसमें ना हाइंस है ना जो वो अगर चोरी करता है, हाइंस ने चोरी की दवाइयों की, तो वो किस लिए की, क्योंकि उस वक्त उसका बस यही तर्क था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसे अपनी वाइफ की जान बचानी थी। तो उसके पीछे उसने एक जो रीजन दिया उसे सही ठहराया उस चोरी को, वो एक मोरल रीजनिंग थी। ठीक है, तो यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो कार्यवाही हम क्यों कोई कार्य करेंगे, उसके पीछे एक मोरल रीजनिंग देंगे, उसके बीच में जो संबंध होगा वही होता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। तो देखिए जहां पे स्कीमास की बात आ जाए ना, जो स्कीमास की बात है वो की है प्याजे ने। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ये बात भी लेव वाइगॉट्स्की ने नहीं की है, ये बात ऑप्शन डी। संतुलन, ठीक है, संतुलन भी एडेप्टेशन वाला ये भी नहीं बात की है। तो आपको पता है लेव वाइगॉट्स्की ने है ना क्या कहा है कि बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा, उसने कहा है कि है ना बच्चा समाज में रह के और समाज के जो लोग हैं उनसे है ना इंटरेक्ट करके, ठीक है, उनके साथ रह के, उनसे बातें करके, ठीक है, उन्हें देख के, उन्हें फॉलो करके और उनके साथ है ना इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन है जो, उसी से सीखता है। तो ये आएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, ये बताना है कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, तो ये है ना वो बताना है कि कोलबर्ग के किस चरण में ये कहा गया है, कोलबर्ग की थ्योरी के किस चरण में ये क्वेश्चन में पूरा लिखना भूल गई थी। तो ये क्वेश्चन ये है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो कोलबर्ग के जो सिद्धांत है उसके किस चरण में ये कहा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो देखिए क्या है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। हमने पढ़ा था, देखो सबसे पहले तो ना एक तो ना फर्स्ट स्टेज थी कोलबर्ग की, आपको याद हो, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसमें क्या होता था कि बच्चे को, बस बच्चे के लिए ना वही नैतिक है जिससे कि उसे पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, और है ना बड़े जो कहेंगे ना उसी को फॉलो करना। ठीक है, वही क्या होता था उसके लिए नैतिक व्यवहार होता था। ठीक है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन में पढ़ा था कि जो कानून व्यवस्था है जो उसको कुछ बनाए रखने के लिए वो क्या जाता है, वही नैतिक व्यवहार का लेता। अब है ना अच्छा लड़का है लड़की, ये देखिए इसमें क्या है ना कि गर्व करने की बात वो आया था अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन में, ये इसका ऑप्शन सेकंड होगा। आपने बताया था ना अच्छा लड़का अच्छे लड़की में, इसमें है ना क्या होता है ना, इसमें है ना प्रशंसा के लिए, मतलब कि प्रेज मिल जाए बस खूब सारी। तो बच्चा है ना जब है ना प्रेज के लिए
कार्य करेगा ना, वो इस वाले स्टेज में आता है। अच्छा लड़का, यहाँ पे माता पिता आप पर गर्व करेंगे, तो प्रेज के लिए ही कर रहा है ना, कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपके मम्मी पापा है जो वो आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो ये प्रेज के लिए, इसीलिए अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अनुकूलन, इस वाले स्टेज में बात की गई थी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो ये है ना कि बच्चे है ना ज्ञान के निर्माता और स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हुए नन्हे वैज्ञानिक है, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये जो लाइन कही थी, ये कही थी प्याजे ने, ठीक है, ये प्याजे ने कही थी। उसके बाद में वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कब सीखते हैं वाइगॉट्स्की के अनुसार? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऐसा कहा था क्या? नहीं। परिपक्व होने से? नहीं। अनुकरण से? नहीं। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ये हमने पढ़ा था ना कि बच्चे है ना वयस्क और जो सबसे ना सोशली इंटरेक्ट कर से सीखते हैं। अच्छा, अनुकरण से सीखने के बारे में है ना किसने कहा है, ये मैं बता देती हूँ आपको, एल्बर्ट बेंडूरा। अगर आपको है ना ये आ जाए ना कि अनुकरण से सीखना किसने कहा है, अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, वो एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा है, ठीक है। इसका समर्थन एल्बर्ट बेंडूरा ने किया। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ये सीधा सा क्वेश्चन है, आपने 3 थ्योरी की होंगी तो आपको पता होगा। संज्ञानात्मक विकास के चरण? नहीं। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के चरणों को किसने दिया है? प्याजे ने डिस्क्राइब किया था ये, ठीक है। शारीरिक विकास के चरण? नहीं। संवेगात्मक विकास के चरण? नहीं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण, ठीक है। और कितने चरण दिए उन्होंने? 6। अगर ये पूछता कि कोलबर्ग ने कितने स्तर दिए हैं तो 3। अगर वो पूछ रहा है नैतिक विकास के, अगर पूछ लेता है लेवल, उसमें कितने थे? 3। और स्टेजेस है जो वो कितनी थी? 6। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर था जो वो फर्स्ट वाली स्टेज थी, उसमें क्या बात कही गई थी कि बच्चा है ना, बच्चे के लिए वही चीज नैतिक है जिसमें कि उसको पनिशमेंट ना मिले और वो बड़े जो भी कहें उनकी आज्ञा का पालन करे। तो अब और करेक्ट ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं व इच्छाएं, इनको ध्यान में रखता है क्या वो नैतिक निर्णय लेते समय? नहीं। व्यक्तिगत मूल्य? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पारिवारिक अपेक्षाएं? जी नहीं। अंतर्निहित संभावित दंड मतलब पनिशमेंट, यही था ना, वो पनिशमेंट को ध्यान में रखता है फर्स्ट स्टेज में, पनिशमेंट वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद में है नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? मतलब लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर है जिसमें ना तो बच्चा नैतिक होता है ना अनैतिक होता है? तो वो आएगा स्तर फर्स्ट, क्योंकि जो पहला स्टेज है ना उसमें ना बच्चे को बस यही है कि खुद को उसको पनिशमेंट ना मिले कोई भी, और वो सबकी आज्ञा का पालन करे। तो उसके लिए कुछ खास उसके कुछ वो नैतिकता के वे नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए स्तर फर्स्ट में है जो नैतिकता की अनुपस्थिति देखी जाती है। शुरू में वैसे भी आपको पता है कि बच्चा है जो वो लगभग नैतिकता वगैरह बच्चे में है ना, जो फर्स्ट स्टेज है 0 से लेकिन 9 तक के, तो आपने देखा कि बच्चे हैं ना जो शुरू में ना उनके पास उनके अंदर ना तो नैतिकता वगैरह है जो वो एक बार लगभग मतलब 0 होती है, ठीक है। तो स्तर फर्स्ट में है जो नैतिकता के अनुपस्थिति को सूचित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन 12। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। देखिए, आंख, कान व हाथों से सोचते हैं मतलब कि वो अपने सेंसेस का यूज है जो वो किस एज में सबसे ज्यादा करता है? तो आपको पता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में ही सबसे ज्यादा वो यूज करता है, जो फर्स्ट स्टेज थी जिसे कि हम इंग्लिश में है ना सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ना जो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 इयर्स तक होती है, ठीक है। और ये वाली जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो ये 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और ये होती है 11 से लगभग 15 तक की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा? नहीं। एरिक्सन के द्वारा भी नहीं, स्किनर के द्वारा भी नहीं, प्याजे के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 4। तो अच्छा, प्याजे के द्वारा आपने देखा हो ना कौन कौन सी है वो 4 स्टेजेस। एक तो इंद्रिय सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद मूढ़ संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और लास्ट वाली है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, तो ये 4 जो विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है बौद्धिक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो प्याजे द्वारा की गई है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आ रहे हो, मतलब अब एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो वो किस विषय में जो वो शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है मूर्त संक्रियात में तो है ना, उसमें तो कंक्रीट वाला शुरू करता है, मतलब जैसे मूर्त होती है। औपचारिक संक्रियात में संवेदी परक अवस्था में तो नहीं ना, इसमें होता है संवेदी परक अवस्था में तो सेंसेस वगैरह यूज होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो इसका ऑप्शन आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चे ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह है, संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन है जो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 14 क्वेश्चंस थे जो हमारे कुछ जो हमने थ्योरीज की थी उनमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है ना प्याजे के है ना कुछ और कंसेप्ट भी है जो हमें समझने बाकी है, जो मैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो चलो चले, थैंक यू, बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।